वेलकम टू वर्षास ट्यूटोरियल्स। आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं 10 सीबीएसई साइंस सिंपल एंड इजी मेथड में। बच्चों, हमने स्टार्ट की हुई है टेस्ट सीरीज। आप मेरे साथ हर बार टेस्ट सीरीज पढ़ रहे हैं और सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चंस। उसके लिए मैंने जैसे आपको हर बार बोलती हूँ, मेरे वीडियोस देखिए, कॉन्सेप्ट्स क्लियर कीजिए और फटाफट क्वेश्चन आंसर्स पढ़ना स्टार्ट कीजिए। आज जो मैं आपको स्टार्ट कर रही हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हम इसको बायोलॉजी में भी ले सकते हैं। आर एनवायरमेंट, आप सब जानते हैं, ये बहुत सिंपल, बहुत इजी और आपके रियल लाइफ से रिलेटेड चैप्टर है। और सबसे इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा मार्क्स कैरी करता है एग्जाम में। इससे ऑलमोस्ट 5 मार्क्स के, आपका बायो पार्ट ही 30 मार्क्स का होता है और इसमें 5 मार्क्स के आर एनवायरमेंट में से क्वेश्चन आते हैं। आर एनवायरमेंट मतलब मेनली हमारा इकोसिस्टम। ये चैप्टर कंपैरेटिवली बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इजी है। आप इसमें आराम से 5 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। मैंने आपके लिए जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है, जो मैं आज आपको एनवायरमेंट के मैं 3 पार्ट में कराऊंगी, जो मैं आपको क्वेश्चंस दे रही हूं, ये पूरे 15 ईयर्स में बोर्ड्स में जो आए हुए हैं वो लेके मैंने प्रिपेयर किया है। आप इसे पढ़िए, आपको कुछ इधर उधर पढ़ने की जरूरत नहीं है। मेरी गारंटी है 100% इसी में से क्वेश्चंस आएंगे। तो चलिए हम बिना कोई टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। इसमें मैं फटाफट क्वेश्चंस पढ़ देती हूं। मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया है। क्वेश्चन नंबर 1, what do you call the fundamental unit of environment which comprises both living and non-living components? जो आपको बताना है कि फंडामेंटल यूनिट एनवायरनमेंट की क्या है। हम सब जानते हैं फंडामेंटल यूनिट जो एनवायरनमेंट की है, जहां लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों ऑर्गेनिजम्स इंटरैक्ट करते हैं, वो है हमारा इकोसिस्टम। आपने ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ये 1 मार्क में आता है। इकोसिस्टम जो है ये बेसिकली फंडामेंटल यूनिट है एनवायरनमेंट की। आंसर्स कैसे लिखना है, मैं आपको ये स्पेशली आंसर्स क्यों दे रही हूं कि एग्जाम में आपको आंसर लिखने की टेक्निक पता होनी चाहिए। आप करेक्ट कीवर्ड्स यूज कीजिए, करेक्ट साइंस के टर्म्स यूज कीजिए, फिर देखिए आपको कितने आराम से फुल मार्क्स मिलते हैं। तो चलिए मैं इसका आंसर पढ़ देती हूं। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ द एनवायरनमेंट कंसिस्टिंग ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स is called ecosystem। तो ये आपको क्लियर है। चलिए अब हम सेकेंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। What do you mean by ecosystem? एग्जाम में 1 मार्क में डेफिनेशन भी आती है इकोसिस्टम की। इकोसिस्टम मतलब जहां पर एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर आपस में इंटरैक्ट करते हैं। मैं फटाफट इसको पढ़ देती हूं। इट इज अ सेल्फ कंटेन्ड यूनिट ऑफ बायोस्फेयर in which biotic and abiotic components interact with each other is called ecosystem। Biotic components हम सब जानते हैं, plants, animals, microorganisms, and abiotic components होते हैं हमारे temperature, rainfall, soil, air, water। तो जहां पर ये दोनों आपस में इंटरैक्ट करते हैं उसे हम कहते हैं इकोसिस्टम। ये दोनों क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे, ये 1 मार्क के अंदर आते हैं। मैं आपको थोड़ा सा इसमें और डिटेल में, कभी एग्जाम में इसके टाइप्स आए, सपोज ये 2 मार्क्स में आ गया तो आपको इसमें थोड़ा और ऐड करना पड़ेगा। जो इकोसिस्टम होता है ये 2 टाइप का होता है। नेचुरल इकोसिस्टम यानी हम फॉरेस्ट इकोसिस्टम ले सकते हैं, रिवर इकोसिस्टम ले सकते हैं जो नेचर ने बनाया है। रिवर इकोसिस्टम है हमारा, पॉन्ड इकोसिस्टम है। दूसरा होता है हमारा आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम बच्चों क्या होता है, जो ह्यूमन मेड होता है। जैसे एग्जांपल हम बोल सकते हैं क्रॉप फील्ड है, एक्वेरियम है, ये सारे हमारे ह्यूमन मेड, जो ह्यूमन के इससे बनाए जाते हैं। तो ये 2 टाइप का इकोसिस्टम हो गए, नेचुरल इकोसिस्टम, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये जो मैं आपको अगले 2 क्वेश्चंस दे रही हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे 1 मार्क में आएंगे आपको। नेक्स्ट मैं पढ़ देती हूं। वाई आर क्रॉप फील्ड्स, इसमें दोनों आ सकता है, या तो क्रॉप फील्ड आता है या एक्वेरियम आता है। वाई आर क्रॉप फील्ड्स और एक्वेरियम नोन एज आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेचुरली एक्वेरियम ह्यूमन मेड है, क्रॉप फील्ड ह्यूमन मेड है,
फॉरेस्ट कैसे नेचुरल था, रिवर लेक्स ये नेचुरल है, लेकिन एक्वेरियम हम बनाते हैं। तो चलिए इसका यदि आता है तो आपको कैसे आंसर लिखना है। एक्वेरियम और क्रॉप फील्ड्स आर ह्यूमन मेड इकोसिस्टम इन विच symbiotic and abiotic components are manipulated by humans. Therefore, they are known as artificial ecosystem. Clear है आपको? चलिए अब हम आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, why forests and lakes are known as natural ecosystem? क्योंकि ये नेचर ने बनाए हैं। आंसर मैं पढ़ देती हूं। Forests are considered a natural ecosystem because they are naturally sustainable. They have different species of plants and animals growing without human interaction and interdependent on each other. हम सब जानते हैं, यदि आपको एग्जाम में फॉरेस्ट आता है तो आपको सब पता है कि फॉरेस्ट के अंदर बहुत स्पीशीज रहती हैं और ये आपस में एबायोटिक बायोटिक विदाउट ह्यूमन इंटरैक्शन आपस में इंटरैक्ट करते हैं, तो जो कि आपस में इंटरडिपेंडेंट होते हैं। यदि फॉरेस्ट की जगह आपको लेक्स आता है, ये भी नेचुरल इकोसिस्टम है। लेक इज एन नेचुरल इकोसिस्टम वेयर लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो, रिप्रोड्यूस एंड इंटरैक्ट अमंग ईच अदर एज वेल एज विद द अदर एबायोटिक कंपोनेंट्स एंड कैरी आउट ऑल एक्टिविटीज देमसेल्व्स विदाउट any human interference. Therefore, it is referred as a natural ecosystem. चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ती हूं। Aquarium needs to be cleaned once in a while, whereas ponds or lakes do not require any cleaning. हम सब जानते हैं एक्वेरियम जो है ह्यूमन मेड इकोसिस्टम है। नेचुरली यहाँ पर नेचुरल एजेंट तो है नहीं, मतलब डिकम्पोजर्स जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, हम सब जानते हैं ये डेड या डिकेइंग जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं इनको कॉम्प्लेक्स को सिंपल में ब्रेक डाउन करके एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन रिलीज कर देते हैं। लेकिन नेचुरल इकोसिस्टम में डिकम्पोजर्स प्रेजेंट होते हैं जो कॉम्प्लेक्स को, जो जितना भी वेस्ट मटेरियल है, डेड बॉडीज हैं, इनको ब्रेक डाउन करके सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। इसका आंसर मैं क्विकली आपको पढ़ देती हूं। Ponds and lakes are natural ecosystem. They contain various decomposers that acts as a cleansing agent. The aquarium is an artificial ecosystem. No such decomposers are present in it. The space is also small. The abiotic components are not supplied naturally, therefore needs to be cleaned. Aquarium के अंदर decomposers हम प्रोवाइड नहीं कर सकते, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, नेचर के अंदर ये ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं जो कॉम्प्लेक्स, डेड, डिकेइंग, रॉटन सब चीजों को ब्रेक डाउन करके सिंपल सब्सटेंस के अंदर जो बायोडिग्रेडेबल है उसमें कन्वर्ट कर देते हैं। चलिए, तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, ये क्लियर हो गए होंगे। अभी हम आगे एक क्वेश्चन आगे मैं पढ़ देती हूं। क्वेश्चन है, व्हाट आर डिकम्पोजर्स? राइट देयर importance with respect to our environment. Why do we call bacteria and fungi as decomposers? ये जो मैं आपको क्वेश्चन पढ़ रही हूँ ये अलग अलग टाइप से आता है, जो भी आता है आपको आंसर इसी तरह से लिखना है, लेकिन फिर भी इसमें किस तरह के क्वेश्चन, या तो जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया है वो आएगा, या फिर आपको आंसर सेम लिखना है, लेकिन जो क्वेश्चन अलग अलग आते हैं, जस्ट मैं आपके लिए बता देती हूं। आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है, द एग्जिस्टेंस ऑफ डिकम्पोजर्स आर एसेंशियल इन बायोस्फीयर, या इसमें सेम ये भी पूछा जा सकता है, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ इकोसिस्टम इफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर रिमूव्ड। हम बैक्टीरिया, वायरस, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, प्रोटोजोआ है, हम समझते हैं ये बहुत हार्मफुल है, नेचुरली ये डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लेकिन सभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हार्मफुल नहीं होते, कुछ हमारे लिए बहुत यूजफुल होते हैं। यदि हम इनको रिमूव कर दें तो हमारा इकोलॉजिकल जो इकोसिस्टम है वो पूरा इम्बैलेंस हो जाएगा। इनका हमारे एनवायरनमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो इसमें इस तरह से क्वेश्चंस आएंगे, आंसर लेकिन आपको यही लिखना है। चलिए मैं आपके लिए बता देती हूं। हम पहले देखते हैं डिकम्पोजर्स क्या होते हैं। डिकम्पोजर्स आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स such as bacteria and fungi that obtain nutrients from breaking down the remains of dead plants and animals.
They are very important to maintain the balance of ecosystem. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने आपको बोला इनके क्या इंपॉर्टेंट इनका रोल होता है। यदि एग्जाम में इस तरह से आता है तो आपने जो इंपॉर्टेंट रोल होता है इसका आपने लिखना है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ द इकोसिस्टम। एंड सेकेंड, दे रिसाइकल मैटर बाय ब्रेकिंग डाउन द ऑर्गेनिक रिमेन्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, जो डेड हो जाते हैं प्लांट्स या एनिमल्स या जो वेस्ट प्रोडक्ट है, जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, इसमें हमारा बॉडी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस से मिलकर बनती है, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, इनको सिंपल सब्सटेंस के अंदर कन्वर्ट करते हैं, एटमॉस्फेयर को क्लीन करते हैं और ये हमारी इन्वायरमेंट को बैलेंस करने में बहुत हेल्प करते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है बैक्टीरिया एंड फंगाई। अब एक क्वेश्चन है कि बैक्टीरिया एंड फंगाई को हम डिकम्पोजर्स क्यों कहते हैं? बिकॉज बैक्टीरिया एंड फंगाई आर कॉल्ड डिकम्पोजर्स बिकॉज दे ब्रेक डाउन द डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर इनटू अ सिंपलर सब्सटेंस। इट प्रोवाइड्स द न्यूट्रिएंट्स बैक टू द सॉइल। अब क्वेश्चन ये आता है, इनको आप रिमूव कर दोगे, मान लो एक पूरी फूड चेन से हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिमूव कर दिया। मैं एक क्वेश्चन पढ़ देती हूं। सपोज मैंने जैसे आपको बताया इनको रिमूव कर दिया तो नेचुरली क्या हो जाएगा, हमारा जो पूरा एनवायरनमेंट का जो इकोसिस्टम है वो इम्बैलेंस हो जाएगा। क्वेश्चन में पढ़ती हूं, व्हाट विल बी द इंपैक्ट ऑफ इकोसिस्टम इफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर रिमूव्ड। आपको आंसर लिखना है, इफ ऑल द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द एनवायरनमेंट देयर वुड बी डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स all around the earth. The nutrient cycle will be stopped. It will be difficult to live in. It will disturb the whole ecological balance. तो आपने देखा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है। चलिए, सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं, आप जब फूड चेन देखोगे आप देखोगे कार्निवोर्स हैं, हर्बीवोर्स हैं, कोई भी एनिमल्स फूड चेन में बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ देती हूं, what will happen if all the carnivores are removed from the earth? हम समझते हैं लायन, टाइगर ये बहुत डेंजरस एनिमल्स हैं, इन्हें निकाल दिया तो बहुत अच्छा होगा, पर ऐसे होता नहीं है। हम सब जानते हैं जो सहारा डेजर्ट है, इसके लिए जो थ्योरी आई है वो रीजन है कि रोमन एम्पायर में आप सब जानते हैं हंटिंग और ये सब काफी होता था, तो उससे क्या हुआ, जो लायन टाइगर है उसकी पूरी की पूरी स्पीशीज चली गई। नेचुरली हर्बीवोर्स इंक्रीज हो गए और उन्होंने कंप्लीट ग्रीन को किसमें, डेजर्ट के अंदर कन्वर्ट कर दिया। तो चलिए, जितनी भी वहां ग्रीनरी थी, प्लांट्स थे, जो भी वेजिटेशन था, उसको सब उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। चलिए अभी हम देख लेते हैं आंसर इसका, देख लेते हैं। इफ ऑल द कार्निवोर्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द अर्थ द पॉपुलेशन ऑफ हर्बीवोर्स विल इंक्रीज, लार्ज पॉपुलेशन ऑफ हर्बीवोर्स विल ओवरग्रेज। As a result, all plants will disappear from the earth's surface and ultimately the earth may become a desert. तो ये आपको क्लियर हो गया है। चलिए अब हम दूसरे टाइप से देख लेते हैं। सपोज हर्बीवोर्स चले गए, what will happen to grassland if all the grazers are removed from there? या इसमें दूसरा क्वेश्चन अलग तरह से भी आता है कि सारे के सारे हर्बीवोर्स को रिमूव कर देंगे तो क्या होगा। आंसर हम देख लेते हैं। हर्बीवोर्स आर अ फूड सोर्स ऑफ कार्निवोर्स। If they are removed from the ecosystem, there will no food for carnivores, which are dependent on herbivores for their survival. As a result, all the animals on the planet will die and the life will be finished. This will lead to ecological instability. Herbivore ही चले गए तो कार्निवोर क्या खाएंगे? क्लियर है ये? चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। What will happen if we kill all the organisms in one trophic level? Can removing cause any damage to the ecosystem? Definitely. हर ट्रॉफिक लेवल के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स है, हर ऑर्गेनिज्म इंपॉर्टेंट है। आंसर आएगा, इफ वी किल all the organisms in one trophic level, the food supply to the next level will stop.
It will create ecological imbalance. Animals in the higher level will die. क्लियर है ये आपको? मैंने जैसे आपको पहले बोला था, ये काफी सिंपल एंड इजी है ये। तो ये मैंने आपको हमारा जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एनवायरनमेंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए हैं। मैंने ये छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया है ताकि आप इसको बहुत अच्छे से समझ सको। बहुत आपके ऊपर प्रेशर या बर्डन भी नहीं आना चाहिए। आप इसको आराम से देखो, उसको समझो, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो। ये बहुत इजी चैप्टर है, आप इसमें एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स ला सकते हो। तो चलिए अब इससे आगे के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आप उसको आराम से पढ़िए, लेकिन आपको याद रखना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और बहुत सारे आपके कोई डाउट्स है तो पूछना है।